बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने जनरल केमिस्ट्री का पास्ट पेपर सोल्व करना है 2023 का, जिसका कोर्स कोड है 203। हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होती है कि हमारा जो मेन डाटा सेट है उससे हमारा जो मीन है, इससे हमारा डाटा सेट कितना डिस्पर्स है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। इसका हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोई भी हमारा डाटा सेट है उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मतलब इसका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये इसका फॉर्मूला है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। इसका यूनिट जो होता है, जो हमारा डाटा सेट का यूनिट होता है, वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट होता है। ठीक है, मतलब डाटा का अगर मीटर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी क्या होगा, मीटर होगा। और इसके फॉर्मूले जो एन है, एन हमारे पास के जितनी हमारे डाटा सेट की वैल्यू है। और इसका यूजेस क्या है, हम इसको मैयर करने के लिए अपना जो डाटा सेट है उसकी मीन से कितनी डिस्पर्जन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देन हमारे पास है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, ये हमारी हम इसको ज़्यादातर ना परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे हमारी मीन वैल्यू होती है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 100 यानी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है कि ऊपर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे हमारी मीन है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसका यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसका यूनिट में हमारा परसेंटेज आएगा। यूजेस में क्या है कि ये वेरिएबिलिटी फाइंड आउट करता है डाटा सेट की। ठीक है, डाटा सेट की वेरिएबिलिटी कितनी है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन से। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी मेटल सरफेस होती है उस पर रेडिएशन आके टकराती हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो सामने वाली पॉजिटिव प्लेट पे जाके उसकी तरफ मूव करती है। अब देखो जो हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन मूव्स हो रहे हैं, तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं वहाँ हमारे पास क्या करंट जनरेट होता है। तो क्या है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ऑफ प्रॉपर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड अट्रैक्टिव टूवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, अब इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही तो हमारे सर्किट में क्या हो गया, करंट फ्लो होगा। अ करंट फ्लो इन द सर्किट एंड कैन बी डिटेक्ट। इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली गैल्वानोमीटर से। और इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई है उसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिसिटी। इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है उस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, तो आप उसको देख लें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है। अगला मेरे पास क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी फंक्शंस क्या है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन है क्या। हमारी जो किसी भी सैंपल है ना उसकी प्रोबेबिलिटी आउटकम्स है ना, वो हमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन बताता है। यह हमें क्या करता है, असाइन करता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ ईच आउटकम इन आ सैंपल स्पेस। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है, जो भी प्रोबेबिलिटी आई है वो 0 और 1 के दरमियान होनी चाहिए, यानी 0.6 होनी चाहिए, 0.4 होनी चाहिए, 0.3 होनी चाहिए, वट एवर, लेकिन 1 और 0 के दरमियान होनी चाहिए। अब जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ आई हैं उन सब का सम करें तो वो 1 के बराबर हो। यानी मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, सपोज 0.4 आई और 0.6, इन दोनों का मैंने सम किया तो 1 के बराबर आए। तो इस तरह की ही हमारे पास पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, जितनी मर्जी आ जाए उनका सम हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। देन जो मेरा मेन क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन कौन कौन से हैं। पहला मेरा प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन है, दूसरा मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। और जो प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन है ये मेरे पास ये क्या करता है, मेरी डिस्क्राइब करता है डिस्क्रीट आउटकम्स को। ये क्या करता है, प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब करता है डिस्क्रीट आउटकम्स की। जो मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये कंटिन्यूस आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को बताता है। ठीक है, देन हमारे पास तीसरा जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो दोनों बताता है, कंटिन्यूस भी और डिस्क्रीट दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करता है।
क्वेश्चन नंबर डी है वो क्या, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। यानी जितना हमारा रिएक्शन का रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितना एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी जितने रिएक्टेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतनी तेज़ी से रिएक्शन प्रोसीड होगा और रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इससे हमारा क्या है कि डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि ऊपर केसी की वैल्यू होती है, ऊपर हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, नीचे प्रोडक्ट होते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि हमारे कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन बताते हैं, फॉरवर्ड में होगा, रिवर्स में होगा। अगर तो इसकी वैल्यू हमें पता है केसी किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो मेरी केसी से लेस आए तो इसका मतलब ये कि मुझे प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, रिएक्शन फॉरवर्ड में प्रोसीड होना। तो क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मेरी केस रेशियो की वैल्यू जो ग्रेटर आई है केसी से, इसका क्या मतलब है कि मुझे रिएक्टेंट चाहिए, तो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स में जाना चाहिए। यानी प्रोडक्ट्स अभी नहीं, मुझे एक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिवर्स रिएक्शन चाहिए। देन अगर मेरी केसी की रेशियो की वैल्यू केसी के बराबर है तो रिएक्शन एक्विलिब्रियम में ना तो फॉरवर्ड में जाना चाहिए ना बैकवर्ड में जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गिव टू पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के हमने पोस्टुलेट देने हैं। इसके दो पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट ये है कि द स्टेट ऑफ माइक्रो सिस्टम इज फुली डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ अ वेव फंक्शन ऑफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एंड टाइम। इट इज गिवन बाय साई एक्स वाई जी टी। द फंक्शन साई कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिस्टम। पहला हमारे पास पोस्टुलेट ये कहता है कि किसी भी सिस्टम को हम फुली डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके वेव फंक्शन से, ठीक है। और दूसरा जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि हम वेव फंक्शन से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी पोजीशन की क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी, सब की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हमें वेव फंक्शन का पता है, ठीक है। जैसे पोजीशन के लिए हमारा क्या है ऑपरेटर, एक्स वाई जी ऑपरेटर होते हैं। मोमेंटम के लिए माइनस आयोटा एच कट ओवर डी एक्स। अच्छा, ये पोस्टुलेट पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसमें एक डिटेल से इन्हीं नोट्स को मैंने यूज़ करते हुए पोस्टुलेट्स पे वीडियो बनाई है, अच्छी सी आपको समझ आएगी। उस वीडियो को ज़रूर देखें पोस्टुलेट को समझने के लिए। देन मेरा क्वेश्चन है हाउ एसिड अल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश। एसिड अल्डिहाइड और एसीटोन को किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेरे पास सैंपल है, उसमें या तो एसिड अल्डिहाइड है या एसीटोन है, किस तरह पता चलेगा। एसीटोन मेरे पास कीटोन है, एसिड अल्डिहाइड मेरे पास अल्डिहाइड है। एसीटोन इन दोनों को किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे, जिस तरह अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करते हैं। हम एक टेस्ट यूज़ करेंगे, जैसे मैंने इधर सिल्वर मिरर टेस्ट यूज़ किया, इसमें क्या टोलिन रिएजेंट यूज़ करूँगी। अगर मेरे पास सिल्वर मिरर बन गया तो मैं कहूँगी मेरे पास अल्डिहाइड प्रेजेंट है, यानी एसिड अल्डिहाइड प्रेजेंट। अगर सिल्वर मिरर ना बना यानी ये टेस्ट ना दिया गया तो मैं कहूँगी एसीटोन यानी कीटोन प्रेजेंट है, क्योंकि कीटोन तो मेरे पास ये टेस्ट देते ही नहीं। देन मेरे पास क्वेश्चन है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस बताना। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि मेरा सैंपल जो है वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो मेरा सैंपल उसके इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं, वो क्या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। अब्जॉर्प्शन और इमिट में क्या होगा, अब्जॉर्प्शन और इमिशन में क्या होगा, अब्जॉर्प्शन में एक्साइटेड स्टेट पे चले जाएंगे, ग्राउंड टू एक्साइटेड। इमिशन में क्या होगा कि एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। दोनों का स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, जो हमारा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसका मेरे पास कलर्ड स्पेक्ट्रम बनेगा, जो मेरे पास इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डार्क लाइट स्पेक्ट्रम बनेगा। देन मेरा क्वेश्चन है डिफाइन बफर्स, गिव इट्स एग्जांपल। बफर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच, यानी उसमें एसिड डाल दें, बेस डाल दें, उस सॉल्यूशन की पीएच में चेंज ना आए, ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास बफर सॉल्यूशन होता है। इसकी कॉमन एग्जांपल हमारा ब्लड है। हमारे ब्लड की पीएच मेंटेन रहती, चाहे हम कोई एसिडिक चीज़ खा लें या कोई बेसिक चीज़ खा लें, ठीक है।
तो हमारी पीएच चेंज नहीं होती। ब्लड एज अ बफर एक्ट करता है, क्योंकि वो हमारे ब्लड की पीएच को चेंज नहीं होने देता। अब इसकी दो एग्जाम्पल आप इसमें एसिडिक बफर की एक एग्जाम्पल दे दें, जिसमें हमारे पास CH3COOH और प्लस CH3COONA दोनों का मिक्सचर है। दूसरी आप एग्जाम्पल बेसिक बफर की दे दें, जिसमें मेरे पास NH4OH और NH4Cl इन दोनों का मिक्सचर है। तो ये दोनों आप एग्जाम्पल दे दें, ये बफर की एग्जाम्पल हो जाएगी। देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हमारे पास क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल क्या होती है, टेंडेंसी, कितना पोटेंशियल है आप में। तो किसी भी केमिकल स्पीशीज में कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ये मेरे पास होता है रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई भी स्पीशीज की कितनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो मेरे पास क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी होती है, मेरे पास 1 मोल कंसंट्रेशन होनी चाहिए, टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए, प्रेशर 180 m होना चाहिए। इसकी दो एग्जांपल दिए, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। देन क्वेश्चन है गिव प्रिपरेशन ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड। ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने क्या किया है कि 2 एसिड ले लिए, उन एक में से H निकाल दिए, एक में से OH निकाल दिए, जनरल रिएक्शन है, तो मेरे पास एसिड एंड हाइड्राइड बनेगा। और स्पेसिफिक रिएक्शन मैंने एसिड और एल्डिहाइड ले लिया, 2 हैं, एक में से H निकाल दूंगी, एक में से OH निकाल दूंगी, दोनों के दरमियान बॉन्ड बना दूंगी, तो एसिडिक एंड हाइड्राइड बन जाएगा। देन मेरे पास क्वेश्चन है डी ब्रोगली इक्वेशन। अब डी ब्रोगली इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने दी थी, इसको इसी के नाम पे रख दिया गया है। डी ब्रोगली ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसने कहा था कि मैटर की डुअल नेचर होती है, वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है और एज अ वेव भी। उसने अपनी इक्वेशन दी लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। इतनी सी इक्वेशन देने पे उसको नोबेल प्राइज मिला था। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल है, लेकिन हम इसकी वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेवलेंथ तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वेव की। तो इसने अपनी इक्वेशन से कहा कि हम पार्टिकल की भी वेव फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन फ्लॉप कर गई। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, इसमें क्या होगा कि एक हमारे पास पहले ही सोल्यूशन होगा, उसमें हम बाहर से एक और सोल्यूशन ऐड करेंगे। पहले जो सोल्यूशन है उसका भी आयंस और दूसरे सोल्यूशन दोनों का आयंस कॉमन होंगे, तो उसको हम कहेंगे कॉमन आयंस है। इफेक्ट क्या है, इसमें क्या होगा कि जो पहला है उसकी फिर सुप्रेशन हो जाएगी, उसकी आयनाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि आयन ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो वो कहेंगे तुम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओ। द सुप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अ कॉमन आयन फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इसकी एग्जांपल, जैसे मैंने प्योरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड करनी है, तो देखो सोडियम क्लोराइड Na और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगी। अगर मैंने ऊपर से HCl डाल दिया है, वो भी आयंस में कन्वर्ट होगा। Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और वो Na को क्या कहेगी कि तुम बैकवर्ड जाओ, NaCl वापस बनाओ, आयंस ना कन्वर्ट करो, क्योंकि आयंस आगे ही सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या होगा कि वापस हमारा NaCl बनना शुरू हो जाएगा, तो सुप्रेस हो जाएगी आयोनाइजेशन। इसकी एप्लीकेशन क्या, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट हमारे पास NaCl है, जैसे मैंने पीछे अभी NaCl को हमने पढ़ा, उसको आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो इसकी एप्लीकेशन में। कॉमन आयन इफेक्ट की क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी इसकी एप्लीकेशन है। 2022 के जो पास पेपर है उसमें हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, और बफर्स की प्रिपरेशन भी हमारा कॉमन आयन इफेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन है हिट ऑफ रूल फॉर माइग्रेशन ऑफ आयंस। हिट ऑफ रूल हमें कहता है कि कोई भी आयन है, इसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज, इलेक्ट्रोड के अराउंड किसी भी आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, उसकी स्पीड के। यानी घर में 10 बंदे हैं, अब इनकी कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज होगी, जिसकी भागने की, घर से भागने की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा ज़ोर से वो भाग के जाएंगे, उतनी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, देन मेरे पास है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या, ये रेशियो है बिटवीन दी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड
ओवर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। इसका यूनिट क्या होता है? पर मीटर। दैन मेरे पास मैकेनिज्म है कैनी-ज़ारोज रिएक्शन। इसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स हैं। एफएससी की बुक में भी दिया हुआ है, सेकेंड ईयर की बुक में। पहला स्टेप क्या है कि न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन होगी, OH फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा। दूसरे में क्या होता है कि हमारे पास अब न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, वो अटैक करेगा दूसरे एसिडल्डिहाइड पे, फॉर्मल्डिहाइड पे। देन हमारे पास क्या होगा, जो हमारा मिथोक्साइड आयन बना है वो हमारे फिर एसिड फॉर्मिक एसिड पे एक्ट करेगा और मिथानॉल बना लेगा। अब वो जो आयन है फॉर्मिक आयन, वो हमारे पास क्या NaOH के पास जाएगा, उससे कहेगा मुझे सोडियम दे दो, वो साल्ट बना देगा फॉर्मिक एसिड का। देन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन आपने इनको इजी लेना है। मेलोनिक ईस्टर की सिंथेसिस और एसिटो एसिटिक ईस्टर की सिंथेसिस हमने करनी। मेलोनिक ईस्टर सिंथेसिस में हम क्या करते हैं कि मेलोनिक ईस्टर से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। जैसे ये देखो जनरल रिएक्शन है, इसमें मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, मेलोनिक एसिड है, और इन दोनों के रिएक्शन से मेरा क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका मैकेनिज्म कैसे? से पहले मेरे पास डीप्रोटोनेशन होगी। दोनों का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, एसिटिक ईस्टर का भी और मेलोनिक ईस्टर का भी। आपने अच्छे से देखना है। डीप्रोटोनेशन होगी, पहले H आयंस निकलेगा और इनोलेट बनेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा? SN2 यानी अल्काइलेशन होगी और हमारा एक नया कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बनेगा। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? RH की प्रेजेंस यानी अल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में SN रिएक्शन होगा। देन मेरे पास एसिड हाइड्रोलाइज होगा, यानी जो भी मेरे पास कंपाउंड पीछे बना है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी हाइड्रोलाइज करूँगी इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव। तो मेरे पास 2 इथानॉल बनेंगे। फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगी। डीकार्बोक्सिलेशन से क्या होगा कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और मेरा इथानॉल बन जाएगा। अब इथानॉल बनने के बाद टोटोमेरिज्म होगी, जहाँ OH ग्रुप है वहाँ से H से बॉन्ड टूटेगा, वहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, और जो कार्बन पे R लगा उसके साथ हाइड्रोजन जाके लग जाएगा क्योंकि उसका भी एक बॉन्ड टूट जाएगा। ये हो जाएगी हमारी मेलोनिक ईस्टर की सिंथेसिस। देन हमारे पास है एसिटो एस्टिक ईस्टर की सिंथेसिस। इसमें क्या होगा कि ये भी बिल्कुल इसी तरह, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगी, इसका भी पूरा मैकेनिज्म उसी तरह। इसमें हमारे पास एसिटो एस्टिक ईस्टर से कीटोन बनेगा। ये देखो मेरा जनरल रिएक्शन है, एसिटो एस्टिक ईस्टर है, उससे मेरा कीटोन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। मैकेनिज्म क्या है? डीप्रोटोनेशन होगी। फिर क्या? अल्काइलेशन होगी यानी SN2 रिएक्शन होगा। फिर हाइड्रोलाइसिस होगी एसिड की। फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगी यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी तो मेरी कीटोन बन जाएगी। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एसिटो ईस्टर सिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है हाउ बफर वर्क्स। अब बफर किस तरह वर्क करता है हमें तब पता चलेगा जब एक अच्छी सी एग्जांपल होगी हमारे पास। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें CH3COOH प्लस CH3COONA का सोल्यूशन। अब हमने इसमें से एसिड या बेस डाल के देखना है कि किस तरह एक्ट करेगा है। तो ये बफर सोल्यूशन। अब मैं इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगी, जब एसिड डालूंगी वो भी आयंस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो क्या कहेगी CH3COOH को तुमने आयंस में कन्वर्ट नहीं होना, pH को मेंटेन करना है। तो क्या होगा? CH3COOH वापस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन आयन की वजह से हुआ है। उसमें भी H प्लस आयन है CH3COOH में, और HCl में भी H प्लस आयन है। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें तो क्या होगा कि NaOH जाएगा सोल्यूशन में, वो क्या बना देगा? एसिटिक का साल्ट बना देगा, एसिटिक एसिड का। तो इससे भी क्या होगा? मेरे सोल्यूशन की pH चेंज नहीं होगी। आगे इसकी एक इक्वेशन है हेंडरसन हेजल इक्वेशन, जो pH फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है।
इसकी ईजी से डेरिवेशन है, आपने इसको देख लेना अच्छे तरीके से। देन मेरे पास क्वेश्चन है विटिंग रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म भी लिखना है। विटिंग रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एलाइड एज अ रिएजेंट यूज़ होता है। एलाइड खास बात ये है कि इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसके साथ एक पॉजिटिव हेटेरो एटम होता है। देखो इसका जनरल रिएक्शन क्या है, विटिंग रिएक्शन में एक्चुअली होता है क्या कि कीटोन होते हैं और इसमें जो रिएजेंट इलाइड होता है वो दोनों रिएक्ट करते हैं, हमारे पास अल्कीन बनाते हैं। अल्कीन के बाद जो हमारे एक और चीज़ बनती है जिसको ट्राइफिनाइल फोस्फीन ऑक्साइड कहते हैं। तो ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है विटिंग रिएजेंट का। अब विटिंग रिएक्शन का अब विटिंग रिएजेंट यानी ये लाइट किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, वैसे ये क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने के लिए आप ये लिख सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एलाइड। 2 स्टेप्स हैं इसमें, इसकी प्रिपरेशन हो जाती है। आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना अगर चाहते हैं आप करना, इस रिएक्शन में ऐड करना चाहते हैं। देन है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होगा, कोई भी अल्कीन है वो मेरे विटिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगी और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगी, उसको बेटाइन कहेंगे। अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में एक में ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्ड बना देंगे, फिर मेरे पास साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब साइक्लिक इंटरमीडिएट इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसकी ब्रेकिंग होगी साइक्लिक फॉर्म की, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास अल्कीन बन जाएगा और ट्राइफिनाइल फोस्फीन ऑक्साइड बन जाएगा। इजी सी इसकी मैकेनिज्म है, आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पहले आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का पता होना चाहिए। ये हमारे पास ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर की लाइट के साथ इंट्रैक्शन स्टडी करते हैं। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़े तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पता होना चाहिए। यानी ये यूवी विजिबल रीजन की जो लाइट होती है ना, उसकी जो मैटर के साथ इंट्रैक्शन होती है उसमें हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है और इसमें यूवी विजिबल के 3 रीजन आते हैं, वैक्यूम यूवी होता है, क्वार्ट्ज रीजन होता है, विजिबल रीजन होता है। लेकिन इसकी वेवलेंथ होती है 50 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक आती है, लेकिन हम ऑर्डिनरी 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसके लिए ट्रांसपेरेंट, इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन इससे स्मॉल वेवलेंथ यानी 50 नैनोमीटर तक यूज़ करेंगे तो वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा, उसके साथ ऑक्सीजन भी रिएक्ट कर जाएगी, तो हमारी जो है रिएक्शन वो कॉन्टेमिनेट हो जाएगा। देन हमारे पास है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मेन पॉइंट पे आ चुके, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है क्या, ऐसी डिवाइस है जिसमें हम जो कोई भी है मैटर उसकी में कितनी ट्रांसमिटेंस हुई है रेडिएशंस की, जिसकी वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर यानी यूवी विजिबल के दरमियान होनी चाहिए। तो उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी तक ये जो पार्ट था ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जो मेन हमारे क्वेश्चन का पार्ट है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब इसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें आती, सिंगल बीम आती, डबल बीम आती। कंपोनेंट सेम है, लाइट रिसोर्सेज है, मोनोक्रोमेटर है, डिटेक्टर है, एम्पलीफायर है, रिकॉर्डिंग डिवाइस है। सिंगल बीम ट्रांस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारे पास लाइट रिसोर्स होता है, मोनोक्रोमेटर होता है, सैम्पल कंपार्टमेंट होता है, डिटेक्टर होता है, एम्पलीफायर होता है और रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है। इसमें हमारी लाइट से रेडिएशन आएंगी, लेंस से गुजरेंगी, मोनोक्रोमेटर पे कन्वर्ट हो जाएंगी। वो क्या करेगा, मोनोक्रोमेटर हर वेवलेंथ को अलग अलग कर देगा, स्लिट्स में से स्पेसिफिक वेवलेंथ गुजरेगी, उस सैंपल से टकराएगी, अब्जॉर्प्शन होगी और जो इससे क्या होगी, कुछ ट्रांसमिट कर देगी। जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो डिटेक्टर के पास जाएगी, डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करेगा और रिकॉर्डिंग डिवाइस हमें बताएगी कितनी हमारी अब्जॉर्प्शन हुई है वेवलेंथ की। और ये हम फार्मूले से भी निकालते हैं, लैम्बियर्ड लॉ का जो फार्मूला है
log I नोड ओवर आई नोड हमारे पास क्या है इंसिडेंट लाइट, और आई क्या हमारी जो ट्रांसमिट लाइट है उसकी वैल्यू। देन मेरे पास है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसको डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मेरे पास डबल बीम्स यूज़ होती है लाइट की। उसको हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। इसमें मेरे पास लाइट रिसोर्स होती है, मोनोक्रोमेटर होता है, बीम स्प्लिटर प्लेट। बीम स्प्लिटर प्लेट ऐसी प्लेट होती है जो मेरी लाइट है उसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देती है इक्वल इंटेंसिटी की। सैम्पल क्यूवेट होती है, रेफरेंस क्यूवेट होती है, डिटेक्टर होता है, डिकोडिंग डिवाइस होती है। इसमें क्या होगा कि लाइट आएगी, लेंस से गुजरेगी, कन्वर्ट होगी, मोनोक्रोमेटर से स्लिट से गुजरेगी, आगे स्लिट से आगे मेरी प्लेट लगी है जिसको हम कहेंगे बीम स्प्लिटर प्लेट। ये क्या करेगी, मेरी बीम को दो हिस्सों में कन्वर्ट करेगी इक्वल इंटेंसिटी के। दो, एक सैंपल से गुजरेगी जिसको सैंपल बीम कहेंगे, एक रेफरेंस से सेल से गुजरेगी जिसको रेफरेंस बीम कहेंगे। दोनों डिटेक्टर में से गुजरेंगी, रिकॉर्डिंग डिवाइस पे हमारा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन जाएगा। इसकी वर्किंग वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है सिंपली, इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना। और इसकी अब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम बियर्ड लैम्बर्ट लॉ भी यूज़ करते हैं, और इसका हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बनता है। अच्छा, स्पेक्ट्रम मैंने दो इधर दिखाए हैं ग्राफ स्पेक्ट्रम के, तो आप इन दोनों में से कोई भी ग्राफ कर सकते हैं। एक ये ग्राफ है और एक मेरा विटामिन ए का ग्राफ है, तो जो सा अच्छा लगे। विटामिन ए को थोड़ा इजी भी है बनाने में, तो आप यही ग्राफ कर लें, तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चे को अच्छा खासा आता है। देन मेरे पास है कोलरश लॉ। कोलरश लॉ जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है कि हमने इतना सोलवेंट ऐड करना है कि पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों। तो इसमें हमारा क्या होगा कि अलग अलग जो पूरा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी इलेक्ट्रिकल इक्वलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, दोनों आयंस की इक्वलेंट कंडक्टेंस के सम के बराबर होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे मेरी मैथमेटिकल फॉर्म है जिसमें मैंने लिखा है लैम्डा नोट, ये मेरी क्या कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज अ होल, जिसमें किस किस की आती है, इक्वलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटाइन आती है और एनाइन की आती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देन इसकी कुछ एप्लीकेशन है। इन एप्लीकेशन को अच्छे से कर लेना है, इजी एप्लीकेशन है। पेपर जनरल केमिस्ट्री का मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को कितना अटैम्प्ट करना है और किसमें कितना मटेरियल चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दिया करो। अच्छा, इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत हुई है, तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में बताना है कि आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।